रहीम स्टार्ट करते हैं गाइड नंबर चैप्टर 47 की पार्ट 1 की वीडियो को। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में ये बात कर रहे हैं कि सेंसरी रिसेप्टर्स की वजह से हम बहुत सारी इंटरनल और एक्सटर्नल चीज़ों को सेंस कर पाते हैं। इंटरनल कंडीशंस फॉर एग्जांपल आपका कौन सा जॉइंट कितना बेंड हुआ है, कौन सा मसल कितना कॉन्ट्रैक्टेड है, इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन सेंसरी रिसेप्टर्स ब्रेन तक पहुंचा रहे होते हैं। और एक्सटर्नल चीज़ें जैसे मिसाल के तौर पर इर्द गिर्द टेम्परेचर कितना है या प्रेशर कहाँ पे फील हो रहा है या आपकी बॉडी किसी चीज़ से टच कर रही है, ये सारी एक्सटर्नल सेंसेशन है जो कि सेंसरी रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो इस चैप्टर में हम मेनली डिस्कस ये करेंगे कि रिसेप्टर्स किस तरह से किसी भी स्टिमुलाई का सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, यानी कि कोई स्टिमुलाई आया तो रिसेप्टर्स ऐसा क्या करते हैं कि हमारे ब्रेन को उस स्टिमुलाई के बारे में पता चलता है। पहले आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स। मुख्तलिफ सेंसेशंस के मुताबिक हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वो रिसेप्टर्स जो जब किसी कंप्रेशन को या किसी स्ट्रेच को फेस करते हैं तो ब्रेन को मैसेज भेजते हैं, उनको हम कहते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। ठीक है, ये किसी भी मैकेनिकल चेंज को सेंस करते हैं। वो रिसेप्टर्स जो किसी टेम्परेचर चेंज के आने पे ब्रेन को मैसेज भेजते हैं, उनको हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। ये टेम्परेचर चेंज को रिकग्नाइज करेंगे। इसी तरह से हमारे पास नोसिसेप्टर्स होते हैं जो कि पेन के सिग्नल्स भेजते हैं ब्रेन को अगर हमारी बॉडी का कोई भी टिश्यू डैमेज हो रहा हो, कोई फिजिकल डैमेज या केमिकल डैमेज हो रहा होगा किसी भी टिश्यू का, तो वहाँ पे पेन फील होती है क्योंकि ये नोसिसेप्टर्स होते हैं जो कि ब्रेन को मैसेज भेज रहे होते हैं। फिर इसी तरह हमारी आइज़ के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं और ब्रेन को बताते हैं। फिर इसी तरह बहुत सारे कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि केमिकल चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये जो हमारे टेस्ट रिसेप्टर्स हैं, ये केमिकल चेंज है ना कि ग्लूकोज आया है या एसिड आया है, उसके हिसाब से मीठा टेस्ट या खट्टा टेस्ट, इसके सेंसेशन हमारे ब्रेन को जा रही हैं। इसी तरह से स्मेल की सेंसेशन, ये भी केमिकल है क्योंकि कोई डिफरेंट केमिकल्स के मुख्तलिफ स्मेल्स के सिग्नल्स भेज रहे होते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर आर्टीरियल ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल को देखने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, ऑस्मोलैरिटी को देखने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स जो कि हाइपोथैलेमस के पास प्लेस्ड होते हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि केमिकल चेंजेस को भी डिटेक्ट करते हैं। सही होगी बात। अब वो कह रहे हैं फिगर 47.1 में उन्होंने बहुत सारे रिसेप्टर्स की फिजिकल, यानी कि एक ये है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप वगैरह वो भी होती है, जो कि आप यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं कि मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं। कोई फ्री नर्व एंडिंग होती है, आमतौर पर पेन वाले इस तरह के होते हैं, कोई पेसिनियन कॉर्पसल है, मीसियस कॉर्पसल है। तो मुख्तलिफ तरह के आपके पास हो सकते हैं। ये मसल स्पिंडल है जो कि मसल वगैरह में पाए जाते हैं, गोल्जी टेंडन लगे आपके टेंडन्स में पाए जाते हैं। खैर नहीं, बस मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं। फंक्शन के हिसाब से ये 5 टाइप्स हैं और स्ट्रक्चर के हिसाब से भी काफ़ी टाइप्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफरेंशियल सेंसिटिविटीज ऑफ रिसेप्टर्स। बेसिकली बात ये है, हमने पर्टिकुलर रिसेप्टर्स को पर्टिकुलर सेंसेशंस के लिए रखा हुआ है। सारे रिसेप्टर्स सारी सेंसेशंस को रिसीव नहीं करते। ऐसा नहीं है कि एक रिसेप्टर है, जब हीट आएगी तो भी मैसेज भेज देगा, जब पेन फील होगी तो भी मैसेज भेज देगा, जब लाइट आएगी ना। पर्टिकुलर रिसेप्टर को हम पर्टिकुलर काम के लिए रखते हैं। देखो इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी ये हमारे पास एक रोड गुजर रही है। ठीक है, इस रोड के ऊपर से किसी वक्त हो सकता है अलिशबा ने गुजरना है, किसी वक्त हो सकता है इस रोड के ऊपर से बुशरा ने गुजरना है, और किसी वक्त इस रोड के ऊपर से सारा ने गुजरना है। सही हो के बाद मैं हूँ जी, मैं यहाँ पे बैठा हूँ बॉस बन के, ये बैठा हूँ मैं। सही हो के बाद मुझे रोड नज़र नहीं आ रही तो मैंने ना बहुत सारे बंदे तैनात कर दिए हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे खड़े कर दिए हैं। ठीक है, और इन बंदों की जिम्मेदारी लगाई है कि भाई जब यहाँ से कोई गुजरेगा ना तो तुम लोगों ने मुझे बताना है। अब हुआ क्या, सबसे पहले यहाँ से अलिशबा गुजरी। जब अलिशबा गुजरी तो इसने भी कहा गुजरी है, इसने भी बताया गुजरी है, इसने भी बताया, सब ने बता दिया गुजरी है। जब सारा ने गुजरना है तब भी सबने बताया गुजरी है। मैं कहता हूँ यार कोई खुदा का खौफ करो। ऐसा करते हैं कि मैं ना पर्टिकुलर, इस तरह तो काम नहीं चल सकेगा ना। अगर सारे बताना शुरू कर देंगे तो मैं कहूँगा कि भाई तुम्हारी 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 और तुम्हारी, तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि जब अलिशबा गुजरेगी तो तुम लोगों ने मुझे बताना है इसके गुजरने पर। सही होगी बात। और फिर तुम्हारी इस तरह से ना मैं ड्यूटीज़ को असाइन कर दूंगा कि आप लोगों ने मुझे तब बताना है जब बुशरा गुजरेगी, और वेरी सिमिलरली जो बाकी रह गए हैं ये वाले 3-4, इनको मैंने कहा है कि जी आप लोगों ने मुझे उस वक्त बताना है जब सारा गुजरेगी। तो ये होती है हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं, वो भी सिमिलरली पर्टिकुलर सेंसेशंस पे। जो पेन रिसेप्टर है वो सिर्फ जब कोई टिश्यू का डैमेज हो रहा होगा तब सिग्नल्स भेजेगा। अगर कोई और चीज़ आ रही है, कोई आपकी यहाँ पे लाइट फॉल कर रही है, कोई सिग्नल नहीं आएगा। इसी वजह से देखो, अगर आपने आंखें बंद की हों, क्या आप कभी सेंस कर सकते हो कि आपके हाथ पे लाइट पड़ रही है या नहीं पड़ रही? नहीं सेंस कर सकते। वो इसलिए सेंस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे वो रिसेप्टर्स हैं ही नहीं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मैसेज लेके जाएँ। यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी, जिस जगह अब इस जगह पे सारा वाले कोई बुशरा वाले कोई रिसेप्टर्स नहीं है, ग्रीन रिसेप्टर नहीं है ना। अगर बुशरा यहाँ से गुजरी तो मुझे पता भी नहीं चलेगा, मुझे कोई बताएगा ही नहीं कि बुशरा गुजरी है, क्योंकि यहाँ पे वो वाले रिसेप्टर्स ही नहीं थे। समझ रहे हैं बात को। वेरी सिमिलरली अगर आपके हाथ पे लाइट पड़ेगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आपके हाथ पे कोई स्मेल वाली चीज़ लगेगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई स्टिंकी चीज़ है या यहाँ पे कोई अच्छी स्मेल है, क्योंकि स्मेल के रिसेप्टर्स तो आपके नोज़ में मौजूद हैं।
सही होगी बात। तो हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं उनकी डिफरेंशियल सेंसिटिविटीज़ होती हैं, वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए स्पेसिफिक होते हैं। जब वो स्टिमुलस आएगा तो वो ब्रेन को मैसेज भेजेंगे, अगर वो स्टिमुलस नहीं आएगा तो वो ब्रेन को मैसेज नहीं भेजेंगे। ये तो हमने एक चीज़ देख ली। दूसरी चीज़ यहाँ पे अब एक और मसला बन रहा है, और वो ये है, इनको मैंने ड्यूटीज़ तो असाइन कर दी हैं, लेकिन मसला ये है कि ये सारे जो है ना, ये सिर्फ इतना बताते हैं आ गई, बस मुझे आकर बताते हैं आ गई। मैं एक चलो खैर नहीं, बस बात। अब मसला ये है, जब अलिशबा आई ना तो इन 4-5 ने आके मुझे कहा आ गई। भाई मुझे क्या पता कौन आई है, सही है। जब सारा आई ना तो इन 4-5 ने मुझे आके बताया आ गई, और मैं कहता हूँ यार इस तरह मुझे कैसे पता चलेगा आ गई है, मुझे बताओ तो सही कौन आई है। लेकिन ये कहते हैं नहीं जी हम तो बस इतने बताएंगे आ गई। लो जी ये तो मसला बन गया। अब इस मसले को हल में पता है कैसे करूँगा? मैं कहूँगा अच्छा यार मैं इस कमरे में बैठा हुआ हूँ ना, ये एक दरवाज़ा है, ये दूसरा दरवाज़ा है, ये तीसरा दरवाज़ा है। मैं कहूँगा भाई अलिशबा वाले, जब अलिशबा ने आना है ना तो तुम लोगों ने इस दरवाज़े से आके मुझे बताना है कि आ गई है। ठीक हो गई बात। अब जब भी कोई इस दरवाजे से आगे कहेगा ना आ गई है, मैं ऑटोमेटिकली समझ जाऊँगा कि अलिशबा आई है। सही होगी बात। जब भी कोई इस वाले दरवाजे से गुजर के बताएगा ना कि आ गई है, तो चूँकि मैं देख लूँगा इस दरवाजे से आ रही है तो मैं समझ जाऊँगा कि बुशरा आई है। और जब भी कोई इस वाले दरवाजे से आके मुझे बताएगा कि आ गई है तो मैं फ़ौरन समझ जाऊँगा कि सारा आई है। तो मैंने इनको पर्टिकुलर रास्ते बता दिए हैं और पर्टिकुलर दरवाज़ा बता दिया है कि भाई इस दरवाजे से आके बताना, तो मैं समझ सकूँगा कि कौन आया है। वेरी सिमिलरली मसला ये है, जैसे ये सारे कहते हैं ना आ गई, तो वेरी सिमिलरली हमारे जितने भी ये रिसेप्टर्स हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, सारे सेंसरी रिसेप्टर्स ब्रेन के पास इम्पल्सेस भेजते हैं। तो ब्रेन के पास तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस मिल रहे हैं, ब्रेन को कैसे पता चलेगा कि ये लाइट आई है तो इम्पल्स मिले है, या पेन की वजह से इम्पल्स मिला है, या कौन सा? तो ब्रेन ने पूरे प्रॉपर रास्ते बने हुए हैं, प्रॉपर ट्रैक्स बने हुए हैं कि जब सेंसरी सिग्नल हैं वो इस तरह होते हुए इस रास्ते से ब्रेन की फ़लाने रीजन में पहुँचेंगे। तो जब भी ब्रेन के इस रीजन में कुछ पहुँचता है ना तो ब्रेन समझ जाता है कि ये आपके पास पेन आई है। जब भी ब्रेन के इस रीजन तक कुछ पहुँचता है तो ब्रेन समझ जाता है कि ये हमारे पास टेम्परेचर है, ये काफ़ी बड़ा सारा ब्रेन है हमारे पास। सही है के बाद जब भी ब्रेन के इस ये विजुअल एरिया मिसाल के तौर पे जब यहाँ पे कोई सिग्नल पहुँच जाएगा तो ब्रेन समझ जाएगा कि लाइट फॉल कर रही है इसीलिए सिग्नल आए हैं, वरना सिग्नल नहीं आने थे। जब यहाँ पे कुछ चीज़ पहुँचेगी तो ब्रेन समझ जाएगा कि कोई आवाज़ आई है इसलिए सिग्नल आए हैं। तो पर्टिकुलर एरियाज़ हैं और इनका भी पर्टिकुलर रास्ता होता है, उसी रास्ते के थ्रू उसी एरिया तक पहुँचते हैं। इसी वजह से हमारा ब्रेन मुख्तलिफ़ चीज़ों को सेंस कर पाता है। ये जो फिनोमेना है इसको हम कहते हैं लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वाइवा में भी पूछते हैं कि हम मुख्तलिफ सेंसेशंस को ब्रेन किस तरह से डिटेक्ट कर पाता है, क्योंकि ब्रेन के पास तो हर सेंसेशन का एक करंट ही पहुँच रहा है, सिर्फ एक इम्पल्स पहुँचनी है। तो ब्रेन को कैसे पता चलेगा भाई ये इम्पल्स किसी पेन की वजह से बनी है, या इम्पल्स किसी कोल्ड की वजह से बनी है, या इम्पल्स किसी केमिकल की वजह से बनी है? तो वो बेसिकली लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल है कि हर सेंसेशन का अपना रास्ता होता है, उसकी एक लेबल्ड लाइन, ये लाइन है जी, ये सिर्फ टेम्परेचर की है, लेबलिंग हुई हुई है। सही होगी बात। तो हमारे पास जो ब्रेन का विजुअल एरिया होगा वहाँ पे सिर्फ विजुअल सेंसेशन आएंगी, जो ऑडिटरी एरिया होगा वहाँ पे जब भी सिग्नल आएगा तो ब्रेन समझ जाएगा कि आवाज़ आ रही है। इसको हम कहते हैं लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल। गुड हो गई बात। तो ये हमने दो चीज़ें देख ली हैं, एक हमने डिफरेंशियल सेंसिटिविटीज़ देख ली हैं, दूसरा हमने लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल देख लिया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे वो कह रहे हैं ट्रांसडक्शन ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई किस तरह से होता है। क्या मतलब है इस बात का? देखो कोई भी सेंसेशन आए तो मिसाल के तौर पे जब जो थर्मोरिसेप्टर्स हैं, जब टेम्परेचर आएगा इन्होंने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करने हैं। नोसिसेप्टर्स हैं, जब पेन वाली फीलिंग होगी यानी कि टिश्यू डैमेज हो रहा होगा इन्होंने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजने हैं। तो भाई क्या तरीका है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करने का? थर्मोरिसेप्टर्स में क्या चेंजेस आती हैं कि जब भी टेम्परेचर आता है तो ये करंट भेजना शुरू कर देते हैं? कोई तो तरीका होगा ना। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स हैं, क्या होता है आइज़ में कि जब भी लाइट पड़ती है तो ये करंट या कह लो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेजते हैं ब्रेन में। किस तरह से भेजते हैं? ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करने का प्रोसीजर है ये हम सिग्नल ट्रांसडक्शन में यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं। ओके बात। एक तो बात उन्होंने बताई हुई है कि लोकल इलेक्ट्रिकल करंट्स जो है वाइंडिंग्स में किस तरह से होते हैं। रिसेप्टर पोटेंशियल्स को डिस्कस किया हुआ है। वो क्या है बेसिकली कि जी अच्छा अब ये मुख्तलिफ रिसेप्टर्स हैं ना, तो इन सारे रिसेप्टर्स की मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, हो सकता है इन रिसेप्टर्स में एक बात तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स तभी जनरेट होगी अगर कोई ना कोई वोल्टेज चेंज आया है, और वोल्टेज चेंज तभी आता है जब कोई ना कोई आइन चैनल्स ओपन होते हैं या मेम्ब्रेन के अंदर आइंस का आना जाना होता है। तो यानी कि मैकेनो रिसेप्टर्स ऐसे ख़ास रिसेप्टर्स होंगे कि जब भी मिसाल के तौर पे ये मैकेनो रिसेप्टर है, जब भी इसके ऊपर कोई मैकेनिकल सेंसेशन आएगी तो ये आइन चैनल्स को ओपन कर देगा और किसी ना किसी आइन की एंट्री होगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इंपल्स बन जाएगी। समझ रहे हैं बात को? इसी तरह से जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं
हो सकता है थर्मो रिसेप्टर्स में कोई बल्कि थर्मो रिसेप्टर से पहले केमिकल रिसेप्टर की मिसाल दी हुई उन्होंने। केमिकल रिसेप्टर्स में किसी पर्टिकुलर केमिकल के आने पे आयन चैनल्स ओपन होते हैं और उन आयन चैनल्स के ओपन होने की वजह से इलेक्ट्रिकल करंट आगे चला जाता है। वेरी सिमिलरली जो आपके पास थर्मो रिसेप्टर्स हैं वो क्या होता है, टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जो रिसेप्टर का न्यूरॉन है, बेसिकली सेंसरी रिसेप्टर भी तो न्यूरॉन्स ही होती है ना, अगर सेंसरी रिसेप्टर तो ये भी तो कोई न्यूरॉन ही है। तो सेंसरी रिसेप्टर की मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी चेंज हो गई। जब परमिबिलिटी चेंज होगी तो उसके अंदर आयंस वगैरह आएंगे तो इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हो गया। सही हो गई बात। इसी तरह जो आपके आइज़ के रिसेप्टर्स हैं, हो सकता है ये मिसाल के तौर पे हमारा आइज़ का रिसेप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर, जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगा तो ये लाइट के पढ़ने की वजह से अपनी परमिबिलिटी को चेंज कर ले, या लाइट को पढ़ने की वजह से ये किसी आयन चैनल्स को ओपन कर ले जिसके अंदर आयन चैनल्स आए हैं और आगे ब्रेन तक मैसेज पहुंचे इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू। तो ब्रेन को वैसे ही पता है जब यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगी तो मतलब लाइट पड़ रही है, जब यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगी तो मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, जब यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगी क्योंकि ब्रेन ने तो रास्ते पक्के किए हुए अपने। सही हो गई बात। तो ये जो प्रोसीजर है कि किसी स्टिमुलाई के आने पर कुछ ना कुछ कोई एक्शन पोटेंशियल को प्रोड्यूस करना, इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ सिग्नल, ये ट्रांसडक्शन है। सही होगी बात। अब जब भी कोई स्टिमुलाई आया है तो स्टिमुलस के आने पे इधर कोई ना कोई पोटेंशियल चेंज हुई है ना, जाहिर सी बात है रिसेप्टर के अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल चेंज होती है, जिस पोटेंशियल चेंज की वजह से ये रिसेप्टर आगे फिर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, फिर वो एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करते हैं और इसी ट्रैवलिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल को हम इम्पल्स कहते हैं। नर्व इम्पल्स बेसिकली क्या है, ट्रैवलिंग एक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड एज इम्पल्स। ये बात पहले भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। सही होगी बात। तो इसका मतलब है जब भी कोई स्टिमुलाई आता है तो रिसेप्टर के अंदर पोटेंशियल चेंजेस आती हैं और उन पोटेंशियल चेंजेस से एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। अब इस रिसेप्टर में जो पोटेंशियल चेंजेस आती हैं उनको हम नाम देते हैं रिसेप्टर पोटेंशियल। ओके हो गई बात। वो पोटेंशियल चेंजेस क्यों आई थी, हो सकता है आयन चैनल ओपन हुआ हो सकता है परमिबिलिटी चेंज हुई हो, मुख्तलिफ स्टिमुलाई के आने पे मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो कि पोटेंशियल चेंजेस लाती हैं और उन पोटेंशियल चेंजेस को हम कहते हैं रिसेप्टर पोटेंशियल। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर वो कह रहे हैं मैक्सिमम रिसेप्टर पोटेंशियल कितना हो सकता है, यानी किसी स्टिमुलाई के आने पे किसी इसके अंदर कितनी चेंज आ सकती है। तो मैक्सिमम किसी भी रिसेप्टर के अंदर 100 मिली वोल्ट्स तक चेंज आ सकती है। आमतौर पे इतनी ज़्यादा आती नहीं है, इतनी चेंज तब आती है अगर बहुत ज़्यादा ही स्टिमुलस आ जाए। मसलन अगर ये थर्मो रिसेप्टर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चेंज होगी तब जाके इतनी ज़्यादा रिसेप्टर पोटेंशियल डेवलप होगा, यानी कि रिसेप्टर में इतनी बड़ी पोटेंशियल चेंज डेवलप होगी। तो ये है हमारे पास मैक्सिमम रिसेप्टर पोटेंशियल, मैक्सिमम किसी रिसेप्टर में इतनी बड़ी पोटेंशियल चेंज डेवलप हो सकती है। सही। अच्छा, अब रिसेप्टर पोटेंशियल का एक्शन पोटेंशियल से क्या ताल्लुक है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया जब हमारे यहाँ पे रिसेप्टर पोटेंशियल डेवलप होता है, अगर तो ये रिसेप्टर पोटेंशियल थ्रेश होल्ड तक पहुँच जाएगा, यानी कि कोई ना कोई थ्रेश होल्ड तो होगी ना। मिसाल के तौर पे ये रिसेप्टर पोटेंशियल सिर्फ 5 मिली वोल्ट का चेंज लेके आता है तो ये सिग्नल तो नहीं ना भेजेगा। हो सकता है जी इस रिसेप्टर ने अपनी शर्त रखी हुई हो कि जब भी रिसेप्टर पोटेंशियल 20 मिली वोल्ट्स का आएगा तो मैं एक्शन पोटेंशियल डेवलप करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो जब भी रिसेप्टर पोटेंशियल थ्रेश होल्ड वैल्यू तक पहुंचेगा तो एक रिसेप्टर एक्शन पोटेंशियल डेवलप करना शुरू कर देता है और आगे इंपल्सेस भेजना शुरू कर देता है। अगर उसके थ्रेश होल्ड से कम चेंज आई है तो वो पता ही भी नहीं चलेगा, फील भी नहीं होगा। सही होगी बात। कोई चीज़ ऐसी है कोई आपके हाथ पे हल्का सा प्रेशर पड़ता है, बहुत ही स्लाइट सा प्रेशर है, तुम्हारे प्रेशर रिसेप्टर्स उसको सेंस नहीं करेंगे क्योंकि वो एक्शन पोटेंशियल डेवलप करने जितना रिसेप्टर पोटेंशियल में चेंज आया ही नहीं या रिसेप्टर पोटेंशियल डेवलप हुआ ही नहीं। ओके हो गई बात। तो यहाँ पे वो डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन ऑफ रिसेप्टर पोटेंशियल टू एक्शन पोटेंशियल। रिसेप्टर पोटेंशियल जब थ्रेशोल्ड तक पहुँचेगा तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। अब मज़ीद बात ये है, जब रिसेप्टर पोटेंशियल थ्रेशोल्ड से ऊपर जाता जाए, मिसाल के तौर पे जब रिसेप्टर पोटेंशियल 20 मिली वोल्ट्स हुआ तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप होना शुरू हो गई, लेकिन अगर ये और हो गया, ये 30 मिली वोल्ट्स हो गया, 40 मिली वोल्ट्स हो गया, 50 मिली वोल्ट्स हो गया, तो क्या होगा, तो ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, ज़्यादा स्पीड से एक्शन पोटेंशियल डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, एक्शन पोटेंशियल्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी। जैसा कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो शो कर रहा है रिसेप्टर पोटेंशियल। अब रिसेप्टर पोटेंशियल थोड़ा सा बड़ा लेकिन कोई एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर पोटेंशियल थ्रेशोल्ड से कम है। फिर जब रिसेप्टर पोटेंशियल थ्रेशोल्ड जितना हो गया तो हमने देखा एक्शन पोटेंशियल डेवलप होना शुरू हो जाता है। सही होगी बात। और अगर रिसेप्टर पोटेंशियल थ्रेशोल्ड से ऊपर जाता जा रहा है तो हम देखते हैं कि एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी बढ़ना शुरू हो गई है। यहाँ पे देखो तो सिर्फ 20 मिली सेकेंड में पता नहीं कितने ढेरों ढेर एक्शन पोटेंशियल बन गए हैं, जबकि यहाँ पे देखो तो 20 में, यहाँ पे देखो तो 20 मिली सेकेंड में, यानी 20 से लेकर 40 तक 20 मिली सेकेंड में सिर्फ 2 एक्शन पोटेंशियल बन रहे हैं। तो अगर आपकी रिसेप्टर पोटेंशियल कम होगी, एक्शन पोटेंशियल्स की फ्रीक्वेंसी कम होगी। अगर रिसेप्टर पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी।
सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ तो है नहीं। यानी कि रिसेप्टर पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स। ओके होगी बात। ये रिसेप्टर पोटेंशियल कब ज़्यादा होती है कब कम होती है, ज़ाहिरी सी बात है, जब स्टिमुलस ज़्यादा आएगा तो रिसेप्टर पोटेंशियल ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, जब स्टिमुलस थोड़ा आएगा तो रिसेप्टर पोटेंशियल थोड़ा डेवलप होगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जब भी स्टिमुलस ज़्यादा आता है रिसेप्टर पोटेंशियल ज़्यादा डेवलप होता है, और रिसेप्टर पोटेंशियल ज़्यादा डेवलप होने की वजह से एक्शन पोटेंशियल्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि जब स्टिमुलस ज़्यादा आता है किसी रिसेप्टर पे तो ज़्यादा नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि एक अगर थर्मो रिसेप्टर है, एक रिसेप्टर जिसने कोल्ड को फील करना है, अगर थोड़ी सी ठंड होगी तो ये थोड़े एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा हर सेकंड में, अगर बहुत ज़्यादा ठंड होना शुरू हो जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा एक सेकंड में, और ब्रेन को पता चल जाएगा कि यार लगता है बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। सही होगी बात। तो ये मैंने बात की है कि ज़्यादा स्टिमुलस के आने पे ज़्यादा रिसेप्टर पोटेंशियल होता है, ये उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। रिलेशन बिटवीन स्टिमुलस इंटेंसिटी एंड रिसेप्टर पोटेंशियल, जैसे जैसे स्टिमुलस की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेपिटेटिव एक्शन पोटेंशियल बढ़ते चले जाएंगे। ओके होगी बात। फिर यहाँ पे फिगर 47.4 ये वाला फिगर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। लो जी, ये कॉन्सेप्ट आपको पहले एक्सप्लेन करते हैं। बात असल में ये है, आपने एक चीज़ फील की होगी। पहले मैं आपकी रियल लाइफ से एक चीज़ को कंसिडर करता हूँ। ये मेरा हाथ है, इस हाथ के ऊपर मैं एक पेन रखता हूँ, मुझे इस पेन का वेट फील होगा, ठीक है। हालांकि ये पेन शायद 5, 6, 10, 12 ग्राम का होगा, 12 ग्राम का होगा, ठीक है। मुझे ये 12 ग्राम्स भी फील हो रहा है। सही होगी बात। अगर मैं यहाँ पे एक पेंसिल भी और रख दूँ तो मुझे इस पेंसिल का वेट भी फील होगा, हालांकि ये 7-8 ग्राम की है। ऐसे ही है। अब सोचो मेरे इस हाथ पे एक ईंट पड़ी हुई हो, 2-2.5 किलो की ईंट पड़ी हुई हो, और उस ईंट के ऊपर मैं ये पेन रख दूँ तो क्या मुझे इस पेन का वज़न फील होगा? नहीं फील होगा। पता भी नहीं चलेगा मुझे कि 10-12 ग्राम बढ़ गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे हाथ पे प्रेशर कम था तो मैं छोटी छोटी प्रेशर चेंजेस को भी नोट कर लेता था, और जब मेरे हाथ पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो छोटी मोटी चेंजेस को मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। छोटी मोटी चेंजेस मैं फील ही नहीं कर सकता। सही होगी बात। तो अब ये अल्लाह ताला का सिस्टम है। क्यों सिस्टम है? देखो, एक तो सिस्टम की सिग्निफिकेंस को आपने समझना है। अभी शुरू में मतलब थोड़ा सा वेट भी मुझे फील हो रहा है, इसका मतलब है जब थोड़ा सा स्टिमुलस आया तो मेरे रिसेप्टर पोटेंशियल डेवलप होना शुरू हो गया, एक्शन पोटेंशियल डेवलप होना शुरू हो गए। अब मैं मिसाल देता हूँ कि जी ये एक ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मैं रिसेप्टर पोटेंशियल 0 से लेके 100 मिली वोल्ट तक रिसेप्टर पोटेंशियल डेवलप कर सकता हूँ, ठीक है। सिर्फ हल्का सा भी वज़न आया ना, 12 ग्राम का भी आया तो ये 0 से लेके 5-6 तक पहुँच गया, ठीक। मैं कहता हूँ नेक्स्ट 12 ग्राम पे भी इतना ही ऊपर जाना चाहिए था। तो फिर अगर इसी तरह से ये चलता रहा, सेंसिटिविटी सेम रही, तो क्या होगा? जब तकरीबन 2 किलो वज़न पड़ेगा तो ये टॉप तक पहुंच जाएगा। यानी 2 किलो वज़न के पढ़ने पे ये मैक्सिमम रिसेप्टर पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर 4 किलो पड़े, 6 किलो पड़े, 10 किलो पड़े तो ये तो मैक्सिमम ही रहेगा ना। तो ऐसी कंडीशन में आई कुड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन 2 kg एंड 4 kg एंड 6 kg। समझ रहे हैं बात को? यानी कि अगर मेरी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा रही तो ये तो इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि जब तकरीबन 2 kg तक बात पहुंचेगी तो मैं मैक्सिमम रिसेप्टर पोटेंशियल पे होऊंगा। अब चाहे 2 kg से 4 kg हो, ये मैक्सिमम ही रहेगा, 4 से 8 kg हो, ये मैक्सिमम ही रहेगा। तो 2 kg तक मेरी लिमिट होनी थी, उससे ज़्यादा वेट को मैं फिर डिटेक्ट ही ना कर पाता। अल्लाह ताला ने बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम बना दिया। अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया कि यार शुरू में तुम हर 1-2 ग्राम 10-12 ग्राम को आइडेंटिफाई करो। यानी कि 1 ग्राम बढ़ गया तो तुम काफ़ी ज़्यादा रिसेप्टर पोटेंशियल बढ़ा दो, फिर मज़ीद 5-6 ग्राम बढ़ गया तो तुम रिसेप्टर पोटेंशियल बढ़ा दो। लेकिन अगर वेट 50 ग्राम से ऊपर चला गया है ना तो थोड़ी सी अपनी सेंसिटिविटी को कम कर दो। अब मज़ीद 50 ग्राम के बढ़ने पर तुम्हें थोड़ा फ़र्क पड़ना चाहिए, ठीक है। सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम हो गई है। इस ग्राफ को देख के आपको ये बात समझ में आएगी। ये वाला ग्राफ देखिएगा, शुरू में तो हल्का सा भी स्टिमुलस पड़ता है तो रिसेप्टर पोटेंशियल काफ़ी ऊपर चला जाता है, थोड़े से भी स्टिमुलस से काफ़ी ऊपर जा रहा है, ठीक है। यानी कि सेंसिटिविटी ज़्यादा है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे स्टिमुलस बढ़ता चला जा रहा है हमारी सेंसिटिविटी कम होती जा रही है। अगर इस जगह पे आप देखो तो 30 से 40 तक पहुंचने में रिसेप्टर पोटेंशियल में बहुत थोड़ा सा चेंज आया है। यहाँ पे 0 से 10 तक पहुँचने में, 0 से 10 तक पहुंचने में देख रहे हो कितना फ़र्क आ गया रिसेप्टर पोटेंशियल में। तो शुरू में छोटे मोटे स्टिमुलस को भी हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। जैसे जैसे स्टिमुलस बढ़ता चला जा रहा है हमारी सेंसिटिविटी कम होती चली जा रही है, और शुक्र है कि सेंसिटिविटी कम होती चली जा रही है। इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा बड़े स्टिमुलस को भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर इसी तरह होता कि हर 10 पे इतना ज़्यादा इंक्रीज़ आता तो ये ग्राफ तो तकरीबन कोई इस तरह चला जाता।
इस तरह जाने वाले ग्राफ का मतलब है कि जब स्टिमुलस 20 हुआ तो आपको मैक्सिमम सेंसेशन मिल गई। अब स्टिमुलस चाहे 20 हो, चाहे 40 हो, चाहे 60 हो, चाहे 100 हो, आपका मैक्सिमम स्टिमुलेट ही रहना था, क्योंकि आप मैक्सिमम से ऊपर से जा नहीं सकते। तो अल्लाह ताला ने सिस्टम बना दिया है कि अब आहिस्ता आहिस्ता सेंसिटिविटी कम होती रहती है, लेकिन हमारी रेंज जो है वो काफ़ी बड़ी हो गई है। पहले 2 किलो जब वज़न पड़ रहा है मेरे हाथ पे, उस वक्त मुझे 10-12 ग्राम फील नहीं होगा, लेकिन अब अगर आप एक और किलो रख दो तो बिल्कुल मैं फील कर सकूँगा कि यार 3 किलो हो गया, ये 2 किलो या 3 किलो हो गया। ठीक है, एक और किलो रख दो 4 किलो, तो मैं बिल्कुल फील कर सकूँगा कि यार 1 किलो बढ़ गया। सही हो गई बात। अच्छा, अब मैंने 50 किलो की बोरी उठाई हुई है, अब आप 1 किलो भी रखोगे ना तो मुझे फील नहीं होगा, क्योंकि स्टिमुलस बढ़ता जा रहा है। तो आप कह सकते हो जैसे जैसे स्टिमुलस बढ़ता चला जाता है हमारी सेंसिटिविटी कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम आगे जाते चले जा रहे हैं ये स्लोप कम होती जा रही है। शुरू में स्लोप बहुत स्टीक थी, आहिस्ता आहिस्ता ये स्लोप जो है वो कम होती चली जा रही है। इसी सिस्टम की वजह से हमारी रेंज जो है वो ज़्यादा बड़ी हो गई है। शुक्र है आप 50 किलो और 100 किलो की बोरी में फ़र्क कर सकते हो। सही होगी बात। तो ये कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किया हुआ था, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और ये हमारे ज़्यादातर रिसेप्टर्स में पाया जाता है, हमारे लाइट के भी, और आगे भी हम इसको बार बार इस कॉन्सेप्ट को डिटेल का डिस्कस कर रहे होंगे। लॉगरिदम के साथ हम कंपेयर कर रहे होते हैं चीज़ों को, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ऑलराइट, पर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आने वाली वो ये है रिसेप्टर पोटेंशियल ऑफ अ पैसिव कॉर्पस्कल। हमने यहाँ पे ये बात डिस्कस कर रहे थे सिग्नल ट्रांसडक्शन में कि एक जब रिसेप्टर होता है उसको स्टिमुलस मिलता है तो ऐसा क्या होता है कि वो रिसेप्टर आगे एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस कर लेता है। तो हमने कहा था यार आयन चैनल्स की ओपनिंग होती है, या हमने कहा था कि यार कोई भी इस तरह की चीज़ हो जाती है। तो अब हम उसकी एक एग्जांपल डिस्कस करने लगे हैं, और वो है पेसिनियन कॉर्पस्कल। पेसिनियन कॉर्पस्कल इस तरह का कॉर्पस्कल होता है जिसमें दरमियान में आपके पास नर्व फाइबर होता है और उसके इर्द गिर्द काफ़ी सारे कैप्सूल्स होते हैं। याद रखना को आप पेसिनियन को अनियन समझ लो, जिस तरह प्याज में पूरे छिलकों की काफ़ी सारी लेद होती हैं, तो इसमें भी आपके पास बहुत सारे कैप्सूल्स वगैरह इसके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। सही की बात। ये उन्होंने एक पेसिनियन कॉर्पस्कल को एनलार्ज करके शो किया हुआ है। ये जो दरमियान वाला नर्व फाइबर है ना, ये वो नर्व फाइबर उन्होंने दिखाया हुआ, और इसके इर्द गिर्द ढेरों ढेर काफ़ी सारे कैप्सूल्स वगैरह मौजूद हैं। अब ये जो नर्व फाइबर है ये आप देख सकते हो इस कॉर्पस्कल के अंदर वाली जगह पे, यहाँ वाली जगह पे ना थोड़ा बहुत नर्व फाइबर अनमाइलिनेटेड है। ये जगह देख रहे हो, अनमाइलिनेटेड है, और फिर ये वाला माइलिनेट होना शुरू हो जाता है, यानी कॉर्पस्कल से निकलने से पहले पहले माइलिनेशन स्टार्ट हो जाती है। कॉर्पस्कल के बाहर वाला तो सारा माइलिनेटेड है ही है, बल्कि थोड़ा बहुत अंदर वाला पोर्शन भी माइलिनेटेड होता है। तो ये आप देख सकते हो ब्लू कलर की इन्होंने माइलिन शीट शो की हुई है, तो ये यहाँ से हमारे पास हो गया माइलिनेटेड। अब होता बेसिकली क्या है, जब कोई यहाँ पे कोई मैकेनिकल चीज़ पर लगी है या कोई चीज़ टच हुई है, तो किसी मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से थोड़ा बहुत ये जो नर्व फाइबर है इसके ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए। जब इस नर्व फाइबर पे कोई ना कोई स्ट्रेस पड़ता है तो उस स्ट्रेस की वजह से इसकी मेम्ब्रेन बेचारी थोड़ी सी डिफॉर्म होती है और यहाँ पे सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। ठीक होगी बात, समझ में आई किस तरह से किसी भी स्ट्रेस के पड़ने से मसला बना है। कोई स्ट्रेस पड़ा, उस स्ट्रेस ने पूरे, क्योंकि ये कैप्सूल्स हैं तो कैप्सूल्स का असर अंदर तक पहुंचेगा और ये अंदर तक भी थोड़ा सा डिफॉर्म होगा, और उसके डिफॉर्म्ड एरिया में सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे, सोडियम का इन्फ्लक्स होना शुरू हो जाएगा। सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से हमारे पास यहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अब हुआ क्या, सोडियम का यहाँ पे इन्फ्लक्स हुआ, और फिर आपको पता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होते हैं, और बाद में हमने चाहे सोडियम को बाहर निकाल दिया, लेकिन एक दफ़ा सोडियम के अंदर आने की वजह से पोटेंशियल में चेंज आएगा। अगर तो थ्रेशोल्ड तक पहुँचे हैं तो पोटेंशियल में चेंज आएगा, और पोटेंशियल में चेंज आने की वजह से आगे मजीद सोडियम चैनल्स ओपन होंगे, एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। वो एक्शन पोटेंशियल आगे फिर एक्सॉन में, फिर माइलिन शीट में रन करता चला जाएगा। तो ये हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म का पोटेंशियल डेवलप हो गया है। यहाँ पे वो दिखा रहे हैं लोकल सर्किट ऑफ करंट फ्लो, उन्होंने आपको दिखाया हुआ है कि ये सोडियम यहाँ से अंदर आ रहा है, ऑल्दो हमने बाहर निकाल दिया। अगर दोबारा स्ट्रेस पड़ेगा तो मजीद सोडियम अंदर आएगा, लेकिन ये एक करंट इनिशिएट हो गया है और ये पैसिव कॉर्पस्कल मैसेज को लेकर चला जाएगा कि भाई मुझे कोई ना कोई स्टिमुलस रिसीव हुआ है। अगर ये पैसिव कॉर्पस्कल मैकेनिकल सेंसेशन के लिए तो ये आगे बता देगा कि मुझे मैकेनिकल सेंसेशन रिसीव हुई है। ऑल राइट, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अभी तक हमने डिस्कस किया डिफरेंशियल सेंसिटिविटीज ऑफ रिसेप्टर्स को, फिर हमने देखा रिसेप्टर्स पर्टिकुलर रास्ते से लेकर ब्रेन के पर्टिकुलर एरिया तक पहुंचते हैं, जिसको हमने लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल कहा। फिर हमने कहा कि जब भी कोई स्टिमुलस आता है तो रिसेप्टर के अंदर पोटेंशियल चेंज आती है, जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर पोटेंशियल। अगर रिसेप्टर पोटेंशियल थ्रेशोल्ड से ऊपर जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उतने ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल डेवलप होंगे। फिर हमने देखा कि जब कोई स्टिमुलस आता है तो रिसेप्टर पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है, कोई भी आयन चैनल ओपन हो सकता है, कोई भी परमिबिलिटी में चेंज आ सकती है, और पैसिव कॉर्पस्कल की चेंज को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। डन। फिर हमने ये भी देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे सेंसिटिव स्टिमुलस इंक्रीज़ करता रहता है हमारी सेंसिटिविटी कम होती चली जाती है।
राइट फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मेरे पास अडेप्टेशन ऑफ रिसेप्टर्स। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि जब किसी रिसेप्टर पे स्टिमुलस पड़ता चला जाता है तो वो रिसेप्टर उस स्टिमुलस से आदी हो जाता है। इसकी जो सबसे अच्छी मतलब कॉमन एग्जांपल है हमारे पास, वो हमारे पास स्मेल की है। आप एक रूम में जाते हो जिस रूम में स्मेल हो, तो स्टार्ट में आपको बहुत ज़्यादा स्मेल फील होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदी हो जाते हैं और वो स्मेल फील होना ख़त्म हो जाती है। अब ये क्या हुआ है? क्या उस कमरे में स्मेल नहीं रही? स्मेल बिल्कुल है, लेकिन जो आपके ऑस्मो कह रहा हूँ, जो आपके स्मेल के रिसेप्टर्स हैं, वो रिसेप्टर्स आहिस्ता आहिस्ता अडेप्ट हो जाते हैं। वो रिसेप्टर्स कहते हैं कि यार स्मेल ने तो ख़त्म होना नहीं है, इसलिए हम एक्शन पोटेंशियल भेजना छोड़ देते हैं। तो रिसेप्टर्स की अडेप्टेशन हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। कुछ रिसेप्टर्स बहुत जल्दी अडेप्ट होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स बहुत स्लोली अडेप्ट होते हैं। पैस्टियन कॉर्पस वाले रिसेप्टर्स जो होते हैं वो बहुत रैपिडली अडेप्ट हो जाते हैं। हेयर रिसेप्टर्स जो होते हैं वो विद इन अ सेकंड अडेप्ट हो जाते हैं। आप एक चीज़ सोचो, ये बाल है ना, अब कोई बंदा अगर इस बाल को मूव करे तो हमें एक एक हेयर की मूवमेंट जो फील होती है, ठीक है। लेकिन आप देखो कि अगर एक हेयर को मूव किया और फिर मैं टेढ़ा ही रखूँ, इस बाल को एक बार टेढ़ा किया और टेढ़ा ही रखूँ, तो क्या आपको मुसलसल कुछ ना कुछ फील होता रहेगा? नहीं, सिर्फ जब टेढ़ा कर रहा था उस वक्त एक सेंसेशन जाएगी, उसके बाद ये यहाँ का जो रिसेप्टर है ना, हेयर का रिसेप्टर, वो अडेप्ट हो जाएगा कि ठीक है बाल को इसी शेप में रहने देते हैं और मुसलसल स्टिमुलस नहीं भेजेगा। अगर किसी ने कोई ऐसे कर रहा है तो हल्का जब वो हिला रहा है उस वक्त हमें फील होगा, जब उसने लगा कर रखा कोई हमें ऐसे बालों की कोई फील नहीं होगा यार मेरे बाल तो टेढ़े हुए हैं, ओए ऐसे नहीं फील होता। बस बाल जहाँ चले गए रिसेप्टर वहाँ के हिसाब से अडेप्ट हो जाएगा। अब अगर बाल यहाँ से कहीं और हिले तो आपको फील हो जाएगा मेरे बाल हिले हैं, और हिल के जिस जगह नहीं पहुँच जाएंगे आप उस हिसाब से अडेप्ट हो जाएंगे। ओके हो गई बात। अब कुछ रिसेप्टर्स की अडेप्टेशन बहुत जल्दी होती है, कुछ रिसेप्टर्स की अडेप्टेशन काफ़ी स्लो होती है। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर आपने जॉइंट के जो रिसेप्टर्स होते हैं, अगर आपने जॉइंट बेंड किया हुआ है तो पता चल रहा है बेंड किया हुआ है, फिर क्या एक सेकंड बाद पता नहीं चलता कि बेंड किया हुआ है? हर वक्त आपको पता होता है कि मैंने बेंड किया हुआ है, जिसका मतलब है कि ये वाला रिसेप्टर जल्दी अडेप्ट नहीं करता। अगर एक इंसान को पेन पहुँच रही है, यहाँ पर कोई बंदा पेन पहुँचा रहा है, ठीक है, तो पेन मुसलसल फील होती जाएगी यार, उसको पेन वाला रिसेप्टर अडेप्ट नहीं होता। अगर ये पेन वाला अडेप्ट हो जाता तो फिर सोचो आपको दर्द होती, मतलब जगह डैमेज होती रहती है, लेकिन आपको पेन फील ही ना होती। बस एक दो स्टार्ट में फील होती है, बस फिर अडेप्ट हो जाता है। तो हर रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसका जो अडेप्टिंग टाइम है वो अल्लाह ताला ने फ़र्क रखा हुआ है। कोई बहुत जल्दी अडेप्ट करता है, किसी को अडेप्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ओके बात। और कुछ रिसेप्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कभी भी कंप्लीटली अडेप्ट नहीं करते। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, एक रिसेप्टर है उसमें हमने जब स्टिमुलस डालना शुरू किया तो उसने शुरू में तो इम्पल्स भेजी, लेकिन फिर एक सेकंड बाद इम्पल्स भेजना छोड़ दी। पैस्टियन कॉर्पस ने तो विद इन अ मिली सेकंड इम्पल्स देना छोड़ दी। लेकिन ये जो मसल स्पिंडल वाला था, मिसाल के तौर पर कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो उसके सिग्नल शुरू में बहुत ज़्यादा गए, फिर थोड़े सिग्नल कम हुए, लेकिन कुछ ना कुछ सिग्नल हमेशा जाते रहेंगे, मुकम्मल तौर पे ये अडेप्ट नहीं हो सकेगा। वेरी सिमिलरली जॉइंट के एब्सोल्यूट रिसेप्टर, अगर आपने किसी जॉइंट को बेंड किया हुआ है तो आपको सिग्नल हमेशा जाते रहेंगे कि भाई फलाना जॉइंट बेंड हुआ हुआ है। अगर इस वक्त आपसे पूछो कि आपका घुटना बेंड हुआ है या नहीं हुआ हुआ, आप अपने घुटने को देख के बगैर बता सकते हो कि हुआ हुआ या नहीं, क्योंकि आपके रिसेप्टर्स हैं जो कि ब्रेन को मुसलसल बता रहे हैं कि इस वक्त कौन सा घुटना कितना बेंड हुआ है, कौन सा जॉइंट कितना बेंड हुआ है। सही होगी बात। अब ये जो रिसेप्टर हैं ये अडेप्ट किस तरह से होते हैं, ये क्यों इतने ढीट हो जाते हैं कि मजीद स्टिमुलस के मतलब स्टिमुलस तो भी आ रहा है लेकिन अब इन्होंने सिग्नल भेजना छोड़ दिए हैं, तो वो देखते हैं हम मैकेनिज्म बाय विच रिसेप्टर्स अडेप्ट। सही होगी बात। मैकेनिज्म के अंदर भी वो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं हमारे पास पैस्टियन कॉर्पस के एग्जाम्पल को। कह रहे हैं पैस्टियन कॉर्पस की जो अडेप्टेशन है इसकी तो दो रीजन है। नंबर एक इसका विस्को इलास्टिक स्ट्रक्चर, नंबर दो अकोमोडेशन। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपने समझने हैं यार। अब आप ना एज्यूम करो कि ये एक बैलून है, ठीक है, और इस बैलून के अंदर मैंने कोई जेल भर दी है, पानी ना समझो कोई जेल भर दी है, कोई जेली भर दी है, कोई इस तरह का थिक सा लिक्विड भर दी है, ठीक है, और इस बैलून के अंदर मैंने अपनी उंगली प्लेस की हुई है। तो ये समझ लो जी, ये मैंने अपनी उंगली प्लेस की हुई है इस बैलून के अंदर। सही होगी बात। अब आपने समझा हुआ कि इसके अंदर कोई जेली भरी हुई है। अब होगा ये, अगर कोई बंदा यहाँ से इस बैलून को एक ठोकर मारता है, ठीक है, और ये बैलून जो है वो डिफॉर्म करके कुछ इस तरह से हो जाता है। जब इस बैलून को ठोकर लगेगी ना तो मेरी उंगली को भी कुछ ना कुछ फील होगा, क्योंकि यहाँ की जो सारी जेली है वो थोड़ी सी प्रेस होगी और मेरी उंगली पे हल्की सी एक सेंसेशन आएगी। लेकिन अब अगर मैं कोई चीज़ वो मतलब लगी है और वो लगी रहे बैलून के साथ, तो क्या मुसलसल मेरी उंगली पे प्रेशर रहेगा? नहीं प्रेशर रहेगा। क्यों नहीं प्रेशर रहेगा? क्योंकि थोड़ी देर बाद बैलून अपनी शेप ही इस तरह की बना लेगा। अब बैलून उसी शेप में रहेगा और मेरी उंगली अंदर जो है वो रिलैक्सड है, ठीक है। जो प्रेशर लगना था वो लग रहा है, लेकिन मेरी उंगली को वो प्रेशर फील नहीं हो रहा, क्योंकि बैलून ने अपनी शेप ही बदल ली है। ओके हो गई बात। वो जो जेल यहाँ पे थी वो जेल थोड़ी यहाँ पे चली गई है, बैलून यहाँ से बड़ा हो गया। तो ये बैलून की एक विस्को इलास्टिक नेचर है। जैसे ही कुछ स्टिमुलस आया,
उस वक्त तो मुझे फील हुआ, लेकिन फिर उस बैलून की ओवरऑल शेप चेंज हो गई है, उसने उस स्टिमुलस को एडजस्ट कर लिया, तो अब मुझे मुसलसल फील नहीं हो रहा। यही होता है पेसिनियन कॉर्पसल की विस्को इलास्टिक स्ट्रक्चर, कि जब एक दफ़ा सेंसेशन आती है उस वक्त तो यहाँ पे एक डिफॉर्म्ड एरिया होता है जिसकी वजह से करंट पास होता है, लेकिन फिर पेसिनियन कॉर्पसल का शेप ही चेंज हो जाती है, वो उसी तरह का हो जाता है, मजीद डिफॉर्मेशन नहीं होती। तो ये विस्को इलास्टिक नेचर की वजह से अकोमोडेशन हो गई, नंबर एक चीज़। नंबर दो होती है अकोमोडेशन, विस्को इलास्टिक नेचर की वजह से अडेप्टेशन हो गई, ठीक है। और अडेप्टेशन की दूसरी वजह क्या है? अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में क्या होता है कि मिसाल के तौर पे ये जो उंगली है इसके ऊपर अभी प्रेशर फील हो जा रहा है, यानी पेसिनियन कॉर्पसल अभी भी सिग्नल जो है वो भेजी जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता जो नर्व होती है ना, वो नर्व कहती है कि यार पता है ये जो रिसेप्टर है ये पागल हो गया, ये सिग्नल भेजी जा रहा है, गोली मारो, मैं आगे सिग्नल को ब्रेन तक नहीं पहुँचाऊँगी, ठीक है। या यहाँ से जो एक्शन पोटेंशियल्स आ रहे हैं, नर्व्स या जो भी न्यूरॉन है वो उन एक्शन पोटेंशियल्स का आदी हो गया, वो कह रहा है यार ये एक्शन पोटेंशियल तो आते ही रहने हैं, गोली मारो, आगे इतना काम नहीं करवाते। रिसेप्टर्स की भी एडेप्टेशन होती है। समझ लो कि ये हमारे पास एक न्यूरॉन ही है, ये एक न्यूरॉन का डेंड्राइट है, ये आगे हमारे पास उस न्यूरॉन की सेल बॉडी, ठीक है। के बाद ये न्यूरॉन आगे जाके, ये इसका एक्सॉन नोब है, ये आगे जाके किसी और ये न्यूरॉन को एक्साइट करता है। तो अगर ये अपने ये सेल बॉडी है, ठीक है, अगर ये एक्शन पोटेंशियल भेजी जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता जो ये वाला न्यूरॉन है ना, ये आदी हो जाएगा, ये कहेगा यार यहाँ से तो बार बार एक्शन पोटेंशियल आ ही जा रहे हैं, तो गोली मारो, मैं भी इतनी एक्साइटेशन करता ही नहीं। क्यों नहीं होगी एक्साइटेशन? ये क्यों इतना हीट हो जाएगा, इसकी कॉम्पिटिशन क्यों हो जाएगी? क्योंकि बेसिकली ये एक्साइट किस तरह होता है, आपको पता है ना, कोई भी नर्व तब एक्साइट होता है जब उसके अंदर सोडियम इन्फ्लक्स होता है, सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं। शुरू में तो एक्शन पोटेंशियल के आने पे बहुत ज़्यादा सोडियम चैनल्स ओपन हुआ करते थे। आहिस्ता आहिस्ता जब इतनी देर एक्शन पोटेंशियल आता रहेगा ना, तो सोडियम चैनल्स की तादाद कम हो जाएगी। हम कहेंगे यार सोडियम चैनल्स तुम घर जाओ यार, इससे तो भेजती रहना है। सोडियम चैनल्स की आहिस्ता आहिस्ता तादाद कम होती चली जाएगी और ये यहाँ पे अकोमोडेशन होती चली जाएगी। तो हम कहते हैं ये तो हमने पढ़ लिया पेसिनियन कॉर्पसल की अडेप्टेशन, एक विस्कोइलास्टिक नेचर और दूसरी नर्व की अकोमोडेशन। ये तो पेसिनियन कॉर्पसल की है ना। जो दूसरे रिसेप्टर्स भी हैं उनके अंदर भी यही दो मैकेनिज्म पाए जाते हैं। नंबर एक मैकेनिज्म हो सकता है विस्कोइलास्टिक नेचर ना हो, कोई और रीज़न हो, लेकिन नंबर एक मैकेनिज्म जो रिसेप्टर होता है वो उस स्टिमुलाई का आदी हो जाता है, और नंबर दो जो नर्व होती है वो एक्शन पोटेंशियल का आदी हो जाती है और फिर वो इतनी आगे एक्साइटेशन नहीं करती। सही होगी बात। तो ये था हमारे पास मैकेनिज्म बाय विच रिसेप्टर्स अडैप्ट। फिर आगे हमने देखना है कि कुछ स्लोली अडैप्टिंग रिसेप्टर्स होते हैं, उनको हम टोनिक रिसेप्टर्स कहते हैं, कुछ रैपिडली अडैप्टिंग होते हैं जिनको हम रेट रिसेप्टर्स या फेजिक रिसेप्टर्स कहते हैं। अब उनके क्या फंक्शन है उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।